हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और न्यूक्लियस किन अवयवों से मिलकर के बनता है वो हमने स्टडी किया था। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बनता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की सबसे पहले जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी उसके बाद में कि ये किन कंपोनेंट से मिलकर के बना है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इनकी डिस्कवरी किस प्रकार हुई और कौन कौन से मॉडल इसके लिए प्रस्तुत किए गए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने की। ठीक है, सबसे पहले रदरफोर्ड ने नाभिकीय जो संरचना है या नाभिक के बारे में परिकल्पना दी थी कि जो एटम होता है उसका सारा द्रव्यमान और उसका जो समस्त धनावेश है वो क्या होता है, एक स्मॉल रेंज के अंदर सेंटर्ड होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10⁻14 मीटर रेंज के अंदर क्या होगा, किसी भी एटम का सारा द्रव्यमान और उसका जो धनावेश है वो केंद्रित होता है। ठीक है, और जो एटम की रेंज थी हमारी क्या होती है, 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पर ये जो सेंटर माना गया था जिसके अंदर धनावेश और द्रव्यमान है उसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया किसी भी एटम का। तो रदरफोर्ड की इस परिकल्पना के बाद में न्यूक्लियस को लेकर के अलग अलग मॉडल दिए गए जिसके आधार पर बताया गया कि न्यूक्लियस किन पार्टिकल से मिलकर के बना है। जब रेडियो एक्टिव जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं इनसे निकलने वाले पार्टिकल्स को स्टडी किया गया। यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनसे हमारे अल्फा डीके होता है, बीटा डीके यानी अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स जो है इनका जो चार्ज होता है कितना होता है, 2e होता है, और बीटा पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये माना गया कि जो किसी भी एलिमेंट से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनसे अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी एटम का न्यूक्लियस इन पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस को इस अल्फा पार्टिकल और यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है इनसे मिलकर के बना माना गया। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है पोलोनियम, उससे हमें जो अल्फा पार्टिकल प्राप्त होता है, ठीक है, पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल प्राप्त होता है उसकी क्या करवाई, नाइट्रोजन एलिमेंट से या नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से टक्कर करवाई। ठीक है, नाइट्रोजन की न्यूक्लियस से टक्कर करवाने पर ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है और यहां से एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जिसकी एनर्जी और जिसकी भेदन क्षमता जो थी वो इस प्रारंभिक पार्टिकल से ज्यादा थी। प्रारंभिक जो हमारा कण था अल्फा कण, उससे ज्यादा इसकी भेदन क्षमता थी और वो पार्टिकल क्या था, प्रोटॉन था। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2He4 को इससे कोलाइड करवाया गया 7n14, तो यहाँ पर अपने पास में क्या मिला, प्रोटॉन मिला। इसका मतलब ये माना गया कि जो नाभिक है उसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, या नाभिक जो है वो किससे मिलकर के बना है, प्रोटॉन से मिलकर के बना है। अब जो हाइड्रोजन होता है, इस प्रोटॉन का जो मास था वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg था। ठीक है, ये जो पार्टिकल यहाँ पर प्राप्त हुआ था इसका जो मास था वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और इसका जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था और उसका मान हमारे पास में क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल मिल रहा था इसके अपने पास में
ये सारी वैल्यूज थी। अब जो हाइड्रोजन एटम होता है इसका मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर के बना है? प्रोटॉन से। या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन ही इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, इसके अलावा इसके अंदर और कोई पार्टिकल नहीं है। ठीक है, अब प्रोटॉन की इसमें प्रोटॉन का पता चलने के बाद में नाभिक के अंदर ये कंफर्म हो गया कि नाभिक में जो पार्टिकल्स है उनमें एक तो प्रोटॉन होगा। ठीक है, क्या प्रोटॉन के अलावा भी नाभिक के अंदर पार्टिकल्स हो सकते हैं? तो इसके लिए देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वहां पर क्या होता है? बीटा डीके होता है। बीटा डीके अगर हो रहा है तो वहां पर क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इसका मतलब ये माना गया कि हो सकता है इसके अंदर प्रोटॉन के अलावा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन के अलावा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो परिकल्पना थी या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के जो मॉडल थे उसका बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे या बहुत से ऐसे रिजल्ट थे, उनसे ये सहमति नहीं हो रही थी इसके साथ में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या माना गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल जो था इसके अंदर हमारे पास में अगर कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई भी एटम है तो क्या होगा? उसका मास नंबर कितना होता है? ए होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर और न्यूट्रॉन्स के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मॉडल आया था न्यूक्लियस का वो कब आया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई हमारा एटम है तो उसका मास नंबर क्या होता है? ए होता है और उसका चार्ज कितना होता है? Ze होता है। ठीक है, टोटल यहाँ पर मास कितना होगा? ए होगा और इसका चार्ज कितना है? Ze है। अब यदि ये माने कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है तो प्रोटॉन का जो मास होता है, ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है इस मास की तुलना में बहुत कम होता है। अगर हम AMU में निकालें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास आता है वो 0.0054 AMU अप्रोक्सीमेट 0 होगा। ठीक है, यानी बहुत कम होता है। इसका मतलब ये जो टोटल हमारा मास आ रहा है वो किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण। ठीक है, तो टोटल अगर प्रोटॉन के कारण है और मास नंबर किसी एटम का ए है, इसका मतलब क्या होगा कि जो कोई भी अपने पास में एटम है उसके अंदर ए नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि टोटल जो ए है वो प्रोटॉन के कारण ही है। तो प्रोटॉन कितने हो गए? ए हो गए। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? ए हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग कि अगर प्रोटॉनों की संख्या ए है तो चार्ज कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन का हमारा ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो कितना ये चार्ज हो जाएगा? टोटल चार्ज वहां पर कितना हो जाएगा? ए ई हो जाएगा। ठीक है, अगर ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए तो टोटल चार्ज अपने पास में कितना हो गया? ए ई हो गया। ठीक है, लेकिन जो चार्ज होता है एटम का वो कितना होता है? Ze होता है। तो अगर Ze चार्ज है और अपने पास यहाँ पर कितना आ रहा है? AE आ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएंगे? A माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, A माइनस जेड क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -e होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन के कारण AE आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आएगा, A माइनस जेड इंटू ई, ये माइनस में आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, AE माइनस A माइनस जेड इंटू ई। ठीक है, तो यहां से आ गया AE माइनस का AE प्लस का ZE, तो कितना बच गया, ZE। इसका मतलब कि अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रोटॉनों का नंबर कितना होगा, जितना इस नाभिक का मास नंबर है, A के बराबर उसमें प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना यहाँ पर अपने पास में प्रोटॉन A है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, A माइनस जेड होंगे। ठीक है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल था, और इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब कौन से हमारे पास में ऐसे परिणाम थे जिनसे ये मॉडल जो है वो असहमति प्रकट करता है, वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद में क्या हुआ था कि ये हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो अमान्य हो गया था। ठीक है, एक बार इसको लिख लो। सबसे पहले इसके अंदर आता है नाभिकीय कोणीय संवेग। न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका अगर हम किसी डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि हमने जे डायरेक्शन ली थी, वैल्यू जो आती है मैक्सिमम कितनी आती है, जे एच क्रॉस, या हम लिख सकते हैं जे अपॉन एच। ठीक है, जे एच अपॉन 2 पाई आती है। तो ये जो वैल्यू होगी ना, इसके न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर और हाफ इंटीजर दोनों हो सकती है। यानी जे का मान 1/2, 3/2, 5/2 आदि भी हो सकता है, और जे का मान क्या हो सकता है, पूर्णांक वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास में जे की वैल्यूज होती हैं। तो हम एग्जांपल लें, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं, अगर हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लें 7n14, तो यहां पर क्या होगा कि जो हमारा नाइट्रोजन है इसके अंदर 7n14 हमने लिया है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के ये जो मॉडल है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हमारा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कि इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना होना चाहिए, इसके मास नंबर के इक्वल। ठीक है, इसके मास नंबर के इक्वल अगर होना चाहिए तो प्रोटॉन यहाँ पर कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n इसमें से a माइनस जेड इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। 7 यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन में 14 प्रोटॉन्स हैं और 7 कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर टोटल 21 कितने हो गए, फर्मियोन्स हो गए। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन भी फर्मियोन है और इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन है। तो अब जो नाइट्रोजन होता है इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला गया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम J = 1 आता है, यानी इंटीजर वैल्यू आती है J = 1। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन की इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन तो 14 है, तो 14 अगर प्रोटॉन है तो 14 प्रोटॉन तो क्या हो गए, पेयर्ड है। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, यहाँ पर 7 है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कंप्लीटली पेयर्ड नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनपेयर्ड हो जाएगा क्योंकि इनकी संख्या विषम है। तो अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके J को मान को निकालें तो J का मान क्या आएगा,
1/2 या 3/2 ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि J कैसे निकालते हैं, L+S से। S जो है वो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो ±½ होती है। तो इसके अकॉर्डिंग L+S या L-S से अपने पास में 1/2 या 3/2 वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब क्या आएगी, हाफ इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, और नाइट्रोजन का एंगुलर मोमेंटम 1 होता है, इंटीजर वैल्यू होती है, और यहां से इसकी वैल्यू आ रही है हाफ इंटीजर आ रही है। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो इस नाभिकीय कोणीय संवेग का जो मान है उसको नहीं दे सकता। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम का जो अपने पास में न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो सही से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन मानों में क्या आ रही है, भिन्नता आ रही है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, बोस-आइंस्टीन जो स्टैटिस्टिक्स होगी उसका पालन करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो इसके नंबर ऑफ ये जो अपने पास में पार्टिकल्स आ रहे हैं 14 और 7 21 फर्मियोन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 21 फर्मियोन्स अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए कि ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था सांख्यिकी जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर सम संख्या में न्यूक्लियन है तो क्या होगा, वो किसको फॉलो करेगा, बोस-आइंस्टीन को, और अगर विषम संख्या में है तो फर्मी डिराक को करेगा। नाइट्रोजन बोस-आइंस्टीन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी पार्टिकल्स की तो ये 21 आ रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है कि भिन्नता मिल रही है मानों के अंदर। यहाँ पर ये बोस-आइंस्टीन और ये इनके अकॉर्डिंग फर्मी डिराक। तो इस रिजल्ट को भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल नहीं समझा पाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है नेक्स्ट है नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो μn की कोटि का होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की कोटि का। हमने वैल्यूज पढ़ी थी μn और μb जो हमने पढ़े थे, μb EH/2πme, ठीक है, या EH/4πme होता है। μn कितना होता है, EH/2mp या EH/4πmp होता है। ठीक है, जहां पर mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, और me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अपने पास में इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है, वो μb की कोटि का होता है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो μn की कोटि का होता है, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, नाभिकीय मैग्नेटॉन की कोटि का। ठीक है, और नाभिकीय जो मैग्नेटॉन है वो इससे इसका कितना होता है, 1/1836 टाइम्स होता है। ठीक है, इतना कम होता है इससे। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बोर मैग्नेटॉन के अकॉर्डिंग और ये जो प्रोटॉन्स है उनका मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के अकॉर्डिंग आता है, यानी इसकी कोटि का होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी 7 और 14 लिया था, तो इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका
मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो क्या होगा, वो बोर मैग्नेट्रॉन की कोटि का आएगा। ठीक है, जबकि किसी भी न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमेशा कितना आता है, चाहे वहां पर विषम संख्या में न्यूक्लियन है, ठीक है, या सम संख्या में अपने हैं, हमेशा किसकी कोटि का आता है, म्यूएन की कोटि का आता है। ठीक है, नाभिकीय जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हमेशा न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की ऑर्डर में ही आता है। तो ये रिजल्ट भी क्या था, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल के अकॉर्डिंग डिफरेंट आ रहा था। इसको भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल नहीं समझा सकते। ठीक है, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं समझाया जा सकता। इसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है, अनिश्चितता सिद्धांत, यहाँ पर जो हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की रेंज क्या होती है, अप्रोक्सीमेट, ये फर्मी की कोटि का है। अप्रोक्सीमेट हम कितना लेते हैं, 10⁻⁻14 मीटर। ये क्या होगा, एक माइक्रो सिस्टम है, और माइक्रो सिस्टम को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा सकती। माइक्रो सिस्टम को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता होती है वो कितनी कोटि की होती है, अप्रोक्सीमेट h के बराबर h/2π के बराबर होती है। ठीक है, इसे हम क्या लिखते हैं, h/2π। तो यहाँ पर हमारा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रही है, स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता जो है उनका जो गुणनफल होता है वो h की कोटि का होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डेल्टा x का मान कितना होगा, अगर हम क्या ले लें, न्यूक्लियस की जो रेंज है 10⁻⁻14, तो अनिश्चितता जो आएगी वो कितनी आएगी इस रेंज के अंदर, तो डेल्टा x का मान कितना आ सकता है, 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, अब हम लोग तो डेल्टा p का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा p अपने पास में आएगा h/2π डेल्टा x। अब हम लोग यहां से डेल्टा p का अगर मान निकालें तो डेल्टा p का मान अपने पास में कितना आएगा, डेल्टा p का मान अपना आएगा, यहाँ पर हम लोग 10 टू दी पावर को देख रहे हैं, बस ये डिवाइड पूरा नहीं करेंगे, तो ये कितना होता है 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड होता है h का मान, तो ये अपना आ गया जूल सेकंड। और डेल्टा x का मान 10 टू दी पावर -14, तो ये कितना बचा 10 टू दी पावर -20 जूल सेकंड पर मीटर, यानी डेल्टा p जो आ रहा है वो 10 टू दी पावर -20 आ रहा है अपना। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम को क्या ले लें, मैक्सिमम जो इसके अंदर अनिश्चितता है उसी कोटि का अगर हम ले लें तो कितना हो जाएगा, मोमेंटम का मान जो है वो p = 10 टू दी पावर -20 जूल सेकेंड पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मोमेंटम इतना लें तो इसकी एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की, = √m²c² प्लस का p²c4। ये रिजल्ट हमारा रिलेटिविस्टिक रिजल्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिकल के अंदर स्टार्टिंग में जब हम आइंस्टीन थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, आइंस्टीन का STR जो पढ़ते हैं, तो यहां पर हम लोग वैल्यूज रखें, = m²c² प्लस का p²c4। तो m² इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 × 10 टू दी पावर -31। c का मान कितना होता है, c क्या है, लाइट वेलोसिटी है, तो लाइट वेलोसिटी का हमारे पास में मान होता है 3 × 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर प्लस p² p का स्क्वायर 10 टू दी पावर -20 का स्क्वायर
प्लस का इंटू C4, 3 इंटू 10⁸ कर पावर 4। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो E का मान अप्रोक्सीमेट आता है 20 MeV। ठीक है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग P का मान यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। इसको जूल में था अपना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना जो भी वैल्यू आएगी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी को, तो यहाँ से अपने पास में क्या आता है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, 20 MeV होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से अपने पास में न्यूक्लियस की रेंज के अंदर अगर हमने मोमेंटम निकाला है तो हमारे इस मोमेंटम से एनर्जी कितनी आई, अगर इतना संवेग है तो ऊर्जा कितनी होगी, 20 MeV होगी। लेकिन जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके से जो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 3 to 4 MeV होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं बीटा डीके के अंदर, उनकी एनर्जी अगर इतनी है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इमिट हो रहे हैं या फिर जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी भी कितनी होगी, 3 या 4 MeV होगी। लेकिन न्यूक्लियस में रहने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 MeV होनी चाहिए, वरना नाभिक के अंदर इनका इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कंप्लीट रेंज थी न्यूक्लियस की, फर्मी को हम लेके चले थे, फिर हमने मोमेंटम निकाला था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी 20 आनी चाहिए थी, जबकि होती कितनी है, 3 to 4 MeV ही होती है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको लिख लें। तो ये हमारे प्रमुख ऐसे परिणाम थे जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल को क्या कर रहे थे, अमान्य कर रहे थे, इनवैलिड थे। अब कुछ रिजल्ट और थे इनके अलावा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ निकाली जाए, अगर हम इसके वेवलेंथ निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, लैम्डा का मान, तो वो 224 फर्मी का आता है। ठीक है, ये आता है 224 फर्मी के अंदर, जबकि अपनी न्यूक्लियस की रेंज जो होती है वो कुछ फर्मी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी है तो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये तरंग दैर्ध्य से, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग इसकी जो वेवलेंथ आ रही है, तरंग दैर्ध्य जो आ रही है वो ज्यादा होती है, जबकि न्यूक्लियस कुछ फर्मी ही होता है, यानी 1.5 या 1.25 फर्मी के अप्रोक्सीमेट होता है अपना। ठीक है, तो यहां से अपने देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ इतनी है तो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। इसके अलावा जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके 2 टाइप्स का होता है। एक तो अपना आता है बीटा प्लस डीके, या पहले हम बात करें बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके के अंदर जो पार्टिकल इमिट होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, दूसरा अपना होता है बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन के जैसा ही पार्टिकल होता है, लेकिन उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके से इलेक्ट्रॉन के इमिशन को तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल के अकॉर्डिंग यही लेके चले कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ये तो मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तो निकल सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा पार्टिकल मिल रहा है, पॉजिट्रॉन जो मिल रहा है, वो कहां से आया। ठीक है, तो अगर ये मान ले कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा पॉजिट्रॉन भी है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों जो कि विपरीत आवेश वाले पार्टिकल हैं,
ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, विलोपन करते हैं, एनिलेशन इनका होता है और एनर्जी इमिट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर हुआ तो क्या होनी चाहिए कि ये एक दूसरे का विलोपन कर देंगे और एनर्जी मुक्त होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ रिजल्ट थे जिनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल के बाद में न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल आया। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल। तो ये तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने चीजें पढ़ी थी, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी तो हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अकॉर्डिंग ही पढ़ी थी। तो 1932 के अंदर जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी तो वहां पर देखा था कि जो न्यूट्रॉन होता है इसका मास कितना होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। ठीक है, ये भी 10⁻⁻27 kg की रेंज का ही होता है। ठीक है, दूसरा न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, एक उदासीन पार्टिकल है। ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, मास प्रोटॉन के इक्विवेलेंट ही है और इसकी जो स्पिन होती है वो भी हाफ ही होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब जो मॉडल आया वो क्या था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी नाभिक का अपने पास में एटम का हमने क्या निकाला था, मास नंबर। मास नंबर क्या आता है, ए आता है। तो यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम ही है। इसका मतलब कि जो ए है वो टोटल किससे आ जाएगा, n+z से आ जाएगा, या हम कह सकते हैं n+p से आ जाएगा। और प्रोटॉन नंबर को इसका एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, यानी p जो होंगे, प्रोटॉन जो होंगे, इसका जो जितना एटॉमिक नंबर है उसके इक्वल क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। क्योंकि उससे हम क्या दे सकते हैं, इसका चार्ज निकाल सकते हैं, Ze को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है, तो यहाँ पर जितना चार्ज आएगा वो किसके कारण आएगा, प्रोटॉन के कारण। सारा का सारा जो धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण। और जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी n+z से दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी कि ए और अपने पास में इसकी चार्ज की, वो सोल्व हो गई कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के ए मास नंबर दे सकते हैं और इसका एटम का चार्ज भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूट्रॉन के लिए भी क्या होता है, स्पिन अपनी हाफ होती है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियन बना रहे हैं। तो यहां से जब हम जे का मान निकालेंगे तो जे कितना आएगा, जैसे हमने बात की थी 7n14 की। ठीक है, नाइट्रोजन को हमने लिया था, तो 7n14 जब हमने लिया तो इसके अंदर क्या होंगे, अब नाइट्रोजन के अंदर 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और 7 नंबर ही कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो टोटल कितना आ गया, इसका ए जो है वो कितना आ रहा है, सम आ रहा है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियन है वो सारे यहाँ पर क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। या हम कह सकते हैं कि इसका जो टोटल जे की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि जे का मान टोटल अपन न्यूक्लियनों से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी। और नाइट्रोजन की जे की वैल्यू जो होती है वो इंटीजर होती है, जे =1 होती है। ठीक है, इसके अलावा कि यहाँ पर अपन जे की वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा,
कि प्रोटॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है, यानी टोटल जो फर्मियोन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन भी फर्मियोन है, न्यूट्रॉन भी फर्मियोन है, क्योंकि दोनों के लिए स्पिन हाफ होती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन्स क्या हो गए, यहाँ पर इवन हो गए, 7 और 7 14 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन्स हमारे पास में इवन है। तो इवन नंबर अगर इसमें फर्मियोन्स या हम बात करें न्यूक्लियॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या करेगा, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी यहाँ से मिल सकता है इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल से, कि यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या है वो क्या है, सम है। ठीक है, इवन नंबर है। तो जो नाइट्रोजन होगा इसकी जो सांख्यिकी होगी वो क्या होगी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी होगी। तो ये दोनों रिजल्ट इससे मिल गए। तीसरा अपने पास में आता है थर्ड, हमने पढ़ा था नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, न्यूट्रॉन का नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट भी म्यूएन की ऑर्डर का ही होता है। प्रोटॉन का जो होता है वो भी म्यूएन के ऑर्डर का है, और न्यूट्रॉन का होता है वो भी म्यूएन के ऑर्डर का ही होता है। तो अगर हमारे पास में किसी न्यूक्लियस में कोई अनपेयर्ड न्यूक्लियन बचता है, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, अगर हम उससे क्या दे रहे हैं, इसके नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा क्या आएगा, म्यूएन के ऑर्डर का ही आएगा, क्योंकि प्रोटॉन का भी ऑर्डर इसका म्यूएन का है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन का है, और इसका भी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन का है। तो नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो न्यूट्रॉन होता है इसकी वेवलेंथ निकालते हैं, तो वो भी क्या आती है, न्यूक्लियस की जो हमारी रेंज है फर्मी उसी के अकॉर्डिंग आती है। और न्यूट्रॉन को अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से न्यूट्रॉन की एनर्जी ज्ञात की जाए, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए अपने पास में पी का मान तो वही हो जाएगा 10⁻⁻20। ठीक है, क्योंकि पी तो हम लोग किससे निकालेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, एच कट के इक्वल। तो P इक्वल टू 10⁻⁻20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम E निकालेंगे तो E क्या होगा, m²c² प्लस का p²c4, और m²c² प्लस p²c4, यहाँ पर m किसका रखेंगे, अब हम मास किसका रखेंगे, प्रोटॉन का। और जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो एनर्जी आती है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू mc² ही इसके लिए आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू mc² आता है। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स इसकी न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो क्या होगी, वो बहुत ही कम होती है। E माइनस mc² जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आती है वो अल्प आती है, और न्यूट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी नाभिक के अंदर क्या होती है, कम होती है। तो ये वाला रिजल्ट भी यहाँ पर क्या कहेगा, इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल से सहमति दर्शाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर वेवलेंथ निकाली जाए तो वो भी अपने पास में फर्मी की कोटि की आ रही थी। तो ये जो सारे रिजल्ट हैं, इसके अलावा अपना क्या बचा था, बीटा डीके। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मॉडल से बीटा डीके को भी समझाया जा सकता है। बीटा डीके, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके जो होता है वहां पर क्या होगा, न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, प्लस ई माइनस प्लस का एक एंटी न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन हमारी बनती है जब बीटा माइनस डीके होता है। और अगर बीटा प्लस डीके हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होकर के एक पॉजिट्रॉन को इमिट करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या होगा, पॉजिट्रॉन होगा प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर हैं तो इस बीटा डीके को समझाया जा सकता है। इसी प्रकार जो अपना अल्फा डीके है उसको भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल से समझाया जा सकता है। तो जो सारे रिजल्ट थे जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल से नहीं समझाए जा सकते, वो सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल से समझाए जा सकते हैं। तो अब जो हमारा मॉडल है या फिर जो न्यूक्लियस है
उसका जो मॉडल होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल होगा, और वो मान्य है, ठीक है, वैलिड है। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल अब हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल आया था, ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या हो गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, या फिर हम कहें कि बाइंडिंग एनर्जी है, वो किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि किसी न्यूक्लियस को डिकम्पोज करने के लिए जितनी एनर्जी उसे देनी पड़ती है, यानी इसके जो अवयव हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हम उसको देंगे उतनी एनर्जी क्या कहलाती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। या फिर अनंत से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ला करके अगर किसी न्यूक्लियस को बनाया जाए तो जितनी एनर्जी क्या होगी यहाँ पर मुक्त होगी, वो एनर्जी क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की कैसे निकालते हैं, ठीक है।